नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 16 करोड़ 54 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई। देश भर में अब तक 15 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए। लगातार दूसरे दिन कल 3 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। 3,68,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। हरियाणा में आज से सप्ताह भर का लॉकडाउन लागू। पंजाब में आज से 15 मई तक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए मतगणना जारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया प्रोफेशनल्स से आग्रह किया, समाज को गलत और भ्रामक जानकारी से बचाने के लिए कार्य करें। और आईपीएल क्रिकेट में आज का मैच स्थगित। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच इस मैच की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 16 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इनमें से 15 करोड़ 79 लाख से अधिक वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें खराब हुई वैक्सीन भी शामिल हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास 75 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 59,70,000 वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने में टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। देश में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक यानी 14,25,000 वैक्सीन उपलब्ध हैं। इसके बाद बिहार का स्थान है, जहां 8,69,000 वैक्सीन हैं। देश में अब तक 15 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल 12,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज कुछ राहत की खबर है। पिछले सप्ताह एक दिन में लगभग 4 लाख लोगों के संक्रमित होने के बाद कल 3,68,000 से अधिक लोगों में संक्रमण पाया गया। लगातार दूसरे दिन देश में एक दिन में 3 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे देश में संक्रमण मुक्त होने की दर लगातार कम होकर 81.76% रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 62 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 34,13,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। यह संख्या कुल संक्रमित लोगों की 17.13% है। कल 3,417 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही देश में मृतकों की संख्या 2,18,000 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल 15 लाख से अधिक जांच की गई। अब तक कुल 29 करोड़ 16 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा में आज से 9 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने यह फैसला कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवा रही है।
हरियाणा में आज से तालाबंदी लागू हो गई है। पुलिस तालाबंदी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवा रही है। बाजारों में भीड़ नहीं है और लोग घरों में ही रुके हुए हैं। केवल आवश्यक काम से ही लोग इधर उधर जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार ने दिन प्रतिदिन कोविड मरीजों की बढ़ती गिनती के मद्देनजर ये निर्णय लिया है ताकि कोरोना की कड़ी को रोका जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे तालाबंदी के दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि सभी के जीवन को सुरक्षित किया जा सके। लगभग 1 लाख एक्टिव पेशेंट्स हैं आज की तारीख में। रोजाना 15,000 के करीब इसमें और ऐड हो रहे हैं। इसलिए इसकी चेन को तोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि 1 हफ्ते के लिए हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। पंजाब में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन गृह विभाग ने कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें 15 मई तक बंद रहेंगी। प्रयोगशालाओं, नर्सिंग होम और अन्य सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि हवाई, रेल या सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोग 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र के बिना राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों और बैंकों में भी 50% अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। कार और टैक्सी सहित सभी 4 पहियों वाले यात्री वाहनों को 2 से अधिक यात्रियों को बैठाने की अनुमति नहीं है। हालांकि मरीजों को अस्पतालों तक ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है। किसान यूनियनों और धर्मगुरुओं से आग्रह किया गया है कि वे सभाओं का आयोजन न करें। सभी राजनीतिक समारोहों पर राज्य भर में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मौजूदा कोरोना कर्फ्यू की अवधि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। ये कर्फ्यू जो मंगलवार की सुबह 7 बजे समाप्त होने वाला था, अब बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड जांच का अभियान तेज करने का फैसला किया है। राज्य में कल 2,97,000 रिकॉर्ड कोविड नमूनों की जांच की गई। राज्य से मिलने वाली एक अच्छी खबर यह है कि कल लगातार दूसरे दिन संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या से अधिक रही। राज्य में इस समय 2,95,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। राजधानी लखनऊ सहित कई बड़े शहरों में संक्रमण की दर में सुधार आया है। देश में कोविड टीकाकरण में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। कल 592 केंद्रों पर 46,693 नागरिकों को टीके लगाए गए। पिछले कुछ दिनों में टीकों की कमी के कारण टीकाकरण धीमा रहा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र ने एक ही दिन में 5 लाख से ज्यादा नागरिकों को कोरोना प्रतिबंधक टीकों की खुराक दी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 50,000 से कम लोगों को टीके लगवाए गए हैं। टीकों की कमी के कारण मुंबई महानगर निगम ने 45 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के लोगों का टीकाकरण स्थगित करने की घोषणा की है और केवल 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों को मुंबई में 5 केंद्रों पर टीकों की खुराक दी जा रही है। पुणे के महापौर मुरलीधर मोहोल ने भी कल पुणे महानगर निगम की ओर से मुंबई की तरह केवल नए श्रेणी के लोगों का टीकाकरण शुरू रखने की घोषणा की। नागपुर, नासिक तथा अन्य स्थानिक संस्थानों में केवल 18 से 44 वर्ष के लाभार्थियों को टीकों की खुराक दी जा रही है। जीवन भावसर के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड में लगभग 2 सप्ताह के बाद कोविड के प्रतिदिन आने वाले सक्रिय मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में कुल 4,738 नए मामलों की पुष्टि हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस समय राज्य में कुल 68,519 सक्रिय मामले हैं। राज्य सरकार द्वारा रोगियों को ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति प्रदान करने और जल्द से जल्द कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन समर्थित बिस्तर प्रदान करने जैसे उपायों के कारण वायरल संक्रमण से एक दिन में 4,541 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक राज्य में कुल 1,83,010 मरीज स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 रोगियों की सकारात्मकता दर में 10% की गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि राज्य में स्वस्थ होने की दर अभी भी 74.85% है। पिछले 2 दिनों में सबसे संक्रमित जिला रांची में कोविड-19 मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। कर्नाटक सरकार ने चामराजनगर में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी और अन्य कारणों से मारे गए 24 रोगियों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। एक रिपोर्ट।
चामरानगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 रोगियों की जान जाने के विचार पर मंत्री सुरेश कुमार जी ने कहा है कि ऑक्सीजन के वितरण में हुए दोष के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री ने कल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, जहां आवश्यक मेडिकल सप्लाईज को सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा से ऑक्सीजन को लाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल सेवा प्रदान करने की मांग राज्य द्वारा की गई है। कोविड केस लोड अत्यधिक संख्या में हो रहे बेंगलुरु में कोविड केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन सहित बिस्तर देने की व्यवस्था पर भी गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। गुजरात सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए सहकारी क्षेत्र के फसल कर्ज के भुगतान पर ब्याज माफी की अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नाबार्ड की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार सहकारी क्षेत्र के ऋणदाताओं को 7% ब्याज पर अल्पावधि फसल ऋण प्रदान की जाती है। इन ब्याज से केंद्र सरकार ने 3% छूट प्रदान की है, जबकि गुजरात सरकार ने समय पर पुनर्भुगतान के लिए इस पर 4% छूट प्रदान की है, जिसका उद्देश्य किसानों को समय पर पुनर्भुगतान के लिए प्रोत्साहित करके ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेना है। जिन्होंने 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक सहकारी क्षेत्र से ऋण लिया था, उनके पुनर्भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च को समाप्त हो चुकी थी। कई किसान कोरोना के असाधारण संकट के कारण ऋण वापस नहीं कर पा रहे हैं। यह महसूस करते हुए गुजरात सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने 30 जून तक किए गए सभी पुनर्भुगतान पर केंद्र सरकार के 3% मिलाकर पूर्ण ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए काफी राहत देने वाला है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में युवाओं के लिए भी टीकाकरण शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 76 स्कूलों में 301 केंद्र बनाए गए हैं। श्री सिसोदिया ने आज स्कूलों में टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के 300 स्कूलों में 3000 टीकाकरण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि टीका अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति का कोरोना योद्धा घोषित किया है। कोविड महामारी की खबरों को कवर करने में जोखिम को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। अब श्रमजीवी पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार लगातार कोरोना से संबंधित खबरें देने के साथ ही लोगों को बचाव के बारे में जागरूक कर इस महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कल 13,534 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 97 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 2,739 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण दर 14% हो गई है। राज्य में कोविड का उपचार ले रहे लोगों की संख्या 1,09,945 हो गई है। 3,84,000 रोगी अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल 59,835 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 72,95,165 लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। कोविड महामारी के कारण सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी हैं। इनमें ब्याज दर में कमी और विलंब शुल्क माफ करना शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी हैं। इनमें ब्याज दर में कमी और विलंब शुल्क माफ करना शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक समग्र कारोबार वाले करदाताओं के मामले में मार्च और अप्रैल 2021 की अवधि के लिए निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्याज की दर 9% रहेगी और उसके बाद 18% की दर से ब्याज लिया जाएगा। 5 करोड़ तक कारोबार वाले करदाताओं के लिए कर भुगतान की निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्याज दर 0 होगी, जबकि उसके अगले 15 दिन के लिए 9% और उसके बाद 18% ब्याज लगेगा। ये नियम सामान्य करदाताओं और तिमाही रिटर्न भरने वाले दोनों करदाताओं के मामले में लागू होगा। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने फॉर्म GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR 4 दाखिल करने की तारीख भी 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है। इसी तरह जनवरी से मार्च 21 की तिमाही के लिए फॉर्म ITC 04 दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल से बढ़ाकर इस महीने की 31 तारीख कर दी गई है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 16 करोड़ 54 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई। देश भर में अब तक 15 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए। लगातार दूसरे दिन कल 3 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। 3,68,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हरियाणा में आज से सप्ताह भर का लॉकडाउन लागू। पंजाब में आज से 15 मई तक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए मतगणना जारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया प्रोफेशनल से आग्रह किया, समाज को गलत और भ्रामक जानकारी से बचाने के लिए कार्य करें। और आईपीएल क्रिकेट में आज का मैच स्थगित। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच इस मैच की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के देशों में कोविड की मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। कोविड की दूसरी लहर पर काबू पाने के भारत के प्रयासों पर भी चर्चा की गई। श्री मोदी ने भारत को महामारी से निपटने के लिए तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की। इस्पात उद्योग, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों, उद्योगों, बिजली संयंत्र और उद्योग गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ऑक्सीजन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। सरकार द्वारा ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति अपनाई जा रही है जो अपेक्षित शुद्धता वाली गैसीय ऑक्सीजन बना रही है। इनमें से शहरों के निकट इकाइयों की पहचान की गई है जिनके पास अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए जा सकें ताकि बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। प्रायोगिक आधार पर ऐसे 5 केंद्र शुरू किए गए हैं। यह प्रक्रिया संयंत्र चला रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी उद्योगों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के समन्वय से संपन्न की जा रही है। केंद्र सरकार के अनुसार जल्द ही ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब 10,000 बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रेलवे देश के विभिन्न राज्यों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाकर लगातार लोगों को राहत पहुंचा रही है। उसने अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 76 टैंकरों में लगभग 1,125 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। 20 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में ये ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। 7 और रेलगाड़ियां 27 टैंकरों में लगभग 422 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन ले जा रही हैं। ये रेलगाड़ियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही हैं। दिल्ली के लिए तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दुर्गापुर से 120 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन ला रही है। इसके कल तक दिल्ली पहुंचने की संभावना है। तेलंगाना के लिए दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अंगुल से 60 मीट्रिक टन से अधिक तरल गैस पहुंचाएगी। हरियाणा को चौथी और 5वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस से लगभग 72 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन ओडिशा में अंगुल तथा राउरकेला से प्राप्त होगी। एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी गुजरात में हापा से 85 टन तरल ऑक्सीजन लेकर गुरुग्राम पहुंचेगी। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए ऑक्सीजन की मात्रा 194 मीट्रिक टन बढ़ाकर 214 मीट्रिक टन कर दी है। राज्य को 44,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य के 10 मेडिकल कॉलेजों में 15 से 20 मीट्रिक टन की क्षमता वाले क्रायोजेनिक टैंक स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों की ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए 500 कंसंट्रेटर भी खरीदने का निर्णय लिया है। श्री पांडे ने बताया कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पटना, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया समेत 7 मेडिकल कॉलेजों को पूरी तरह से कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित किया है। राज्य में संविदा के आधार पर 1,000 डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है और 6,000 से अधिक नियमित डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल को कोविड उपचार के लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपे। इन सभी सिलेंडर की क्षमता 7000 लीटर है। ये सिलेंडर डीआरडीओ के विशेष अभियान के तहत अस्पताल को दिए गए हैं। इस अभियान में तत्काल आवश्यकता वाले अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। इस बीच ऑक्सीजन से भरे 5 टैंकरों वाले ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओडिशा के अंगुल से तेलंगाना पहुंच गई है। राज्य में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है, दूसरी रेलगाड़ी बाद में पहुंचेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू के गांधीनगर स्थित सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र शुरू हो गया है। ये संयंत्र प्रति मिनट 1200 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। इस अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संयंत्र के शुरू होने से ये अस्पताल अपनी ऑक्सीजन आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। जम्मू के उपायुक्त ने कल इस संयंत्र का दौरा किया और अस्पताल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती आज दूसरे दिन भी चल रही है। वोटों की गिनती 829 केंद्रों पर हो रही है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि ग्राम पंचायत के 1,12,358 सदस्यों, 16,510 ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत के 35,812 सदस्यों का अब तक चुनाव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद असम में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि आज गुवाहाटी में भाजपा की राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई पर विचार होगा। राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटें जीतीं। उसके सहयोगी दलों असम गण परिषद ने 9 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने 6 सीटें जीती। पार्टी सूत्रों के अनुसार संसदीय बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर विचार होगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कल सर्बानंद सोनोवाल ने पार्टी के अच्छे काम में विश्वास जताने के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एलडीएफ नई सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को त्यागपत्र सौंप दिया है। एलडीएफ नई सरकार बनाने के बारे में जल्द विचार विमर्श शुरू करेगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवालय की कल होने वाली बैठक में इस बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। इससे पहले राज्य पोलित ब्यूरो के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आगे की कार्रवाई के बारे में चर्चा होगी। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से डीएमके के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक प्रगतिशील गठबंधन ने 159 सीटें, जबकि एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 75 सीटें जीती हैं। विजयी गठबंधन ने कल कुल मतों का 39.67%, जबकि विपक्षी गठबंधन ने 35.91% वोट हासिल किए। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने आज त्यागपत्र दे दिया है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता शंकरा नारायणन और राज्य सरकार के सलाहकार षणमुगम ने भी त्यागपत्र दे दिया है। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने मुख्य सचिव राजीव रंजन और स्वास्थ्य सचिव राधाकृष्णन से कोविड की वर्तमान स्थिति पर बातचीत की। राज्य में कल 2000 से अधिक कोविड मामलों की पुष्टि हुई। इस संक्रमण से 1 लाख से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया जगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सूचना के इस युग में मीडिया विश्वसनीय और पुष्ट तथ्यों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने मीडिया पेशेवरों से आग्रह किया कि वे सच्चाई, सटीकता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता जैसे पत्रकारिता के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध रहें। उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मीडिया के अथक प्रयासों की प्रशंसा की। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। पहली से 12वीं तक विद्यार्थियों को ये सुविधा उपलब्ध होगी। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान परीक्षा और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। जिले के लगभग
14,000 छात्र ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा रहे हैं। 1,300 से अधिक ऐसे छात्रों को प्रकाशित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है। महाराष्ट्र के कुछ भागों में बेमौसम बरसात हुई है। कल कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 व्यक्तियों की मौत औरंगाबाद के शेंद्रे के औद्योगिक क्षेत्र में हुई है, जहां 2 महिलाओं की मौत बीड जिले में हुई। परभनी में बकरी चरा रहे 2 बच्चे मारे गए हैं। हिंगोली जिले में बिजली गिरने से 1 और सातारा जिले में 2 किसानों की मृत्यु हुई है। बिजली गिरने के कारण कई जगह पशुओं के मारे जाने की भी खबर है। औरंगाबाद, बीड, परभनी और हिंगोली जिलों में धूल भरी हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा हुई। इन जिलों में आम, केला, चीकू और पपीता के बागानों को भी नुकसान पहुंचा है। ठाणे जिले के मुरबाद में ओलावृष्टि हुई और तेज हवाएं चली, जिससे कई मकानों की छतों को नुकसान पहुंचा। इस इलाके में बिजली आपूर्ति में रुकावट आई। बांग्लादेश के शिवचर उप जिले में मधहरीपुर में पद्मा नदी में आज सुबह रेत से लदी नौका और यात्री नौका की टक्कर में 25 लोग डूब गए। इन सभी के शव निकाल लिए गए हैं। दमकल और पुलिस विभाग के गोताखोर बचाव कार्य में लगे हैं। अब तक 5 व्यक्तियों को बचाया जा चुका है। 5 अप्रैल को नारायणगंज में शीतला लाक्षाया नदी में इसी तरह के हादसे में 26 व्यक्ति डूब गए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज से 4 दिन की लंदन यात्रा पर जा रहे हैं। भारत को इस बैठक में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 के सदस्य देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। बैठक में कोविड महामारी से निपटने तथा विश्व के सामने खड़ी अन्य चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है। कोविड महामारी से संघर्ष में अमेरिका भारत को लगातार चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है। एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की 1,25,000 शीशियां लेकर अमेरिका का विमान कल भारत पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस सहयोग के लिए अमेरिका का आभार व्यक्त किया। 1,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों, रेगुलेटरों और अन्य चिकित्सा उपकरणों के साथ अमेरिका का विमान शनिवार को भारत पहुंचा था। इस बीच भारतीय वायुसेना के C-17 विमान जर्मनी में फ्रैंकफर्ट से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर दिल्ली में हिंडन हवाई अड्डे पर ला रहे हैं। ब्रिटेन के ब्राइस नॉर्टन से भी 450 ऑक्सीजन सिलेंडर तमिलनाडु में चेन्नई हवाई अड्डे पर लाए जा रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाने वाला मैच स्थगित कर दिया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ऐसा किया गया है। इस मैच की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। कल अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप सिंह अरोड़ा किसी परिचय के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर शानदार जीत के साथ नए राष्ट्र बांग्लादेश को विश्व मानचित्र में स्थापित करने का श्रेय लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप सिंह अरोड़ा को ही जाता है। आज बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायक की पुण्यतिथि है। आकाशवाणी की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप सिंह अरोड़ा को श्रद्धांजलि। उनकी ट्रेनिंग जो है उसकी मुझे पूरी जिम्मेवारी लेनी पड़ी और क्योंकि टाइम मिला था तो मैंने भी जगह जगह पर फॉरवर्ड एरिया में जाके लोगों को मिले, प्लानिंग किया, उनका सोचा कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये टैंक जो थे PT-76 उसको कहते हैं, PT-76 रशिया से लिए थे। सरेंडर लेने से पहले मुझे पाकिस्तान आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर देना था। वो उनके आदमी थे, उनको मैंने पहले इंस्पेक्ट किया, फिर जो अपनी फौज के आदमी थे उनको इंस्पेक्ट करके फिर हम जिधर इन्होंने टेबल लगा रखा था उसके ऊपर आ गए। उस पर 2 कुर्सियां थी, एक कुर्सी पर नियाजी को बैठाया और एक पर मैं बैठा। और हमने जो सरेंडर डॉक्यूमेंट बनाया था उसको पता था, तो मैंने कहा इसको अब साइन करेंगे, तो उसने साइन किया और हमने काउंटर साइन किया। फिर साइन करने के बाद वो उठ खड़ा हुआ तो उसने इधर से अपना वो जो शोल्डर होता है उसको उतार के जो उसका रिवॉल्वर था वो उसने मुझे हाथ में दिया। मैंने एक्सेप्ट किया, पहले तोड़ के भाई इसमें कुछ दिया था।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 16 करोड़ 54 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई है। देश भर में अब तक 15 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। लगातार दूसरे दिन कल 3 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। 3,68,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हरियाणा में आज से सप्ताह भर का लॉकडाउन लागू। पंजाब में आज से 15 मई तक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए मतगणना जारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया प्रोफेशनल्स से आग्रह किया, समाज को गलत और भ्रामक जानकारी से बचाने के लिए कार्य करें। और आईपीएल क्रिकेट में आज का मैच स्थगित। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच इस मैच की नई तिथि की घोषणा बाद में होगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।